तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आज से आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके 11th क्लास का बायोलॉजी का हम सिलेबस कवर अप कराने वाले हैं। आज आपकी जो वीडियो है और रहेगी आपके सिलेबस की फर्स्ट वीडियो। इस चैप्टर का आपका नाम है द लिविंग। इससे पहले हमने अपने इसी चैनल पे आपके सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है। आई होप आप सब ने उस वीडियो को भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बिकॉज अगर आपको अपने सिलेबस का ही आइडिया नहीं होगा कि आप अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में कुछ कमी रह जाती है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, और इन फ्यूचर हम आपके एनसीईआरटी के जितने भी आपके चैप्टर है सबको कवर अप कराएंगे। एक भी चैप्टर आपका स्किप नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी दोस्तों स्टार्ट है यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम हो जाता है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी, आप अभी अभी अपना 10th क्लास करके आए हो, 11th क्लास में आपने एंट्री की है। तो आज से मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते थे कैसे नहीं, लेकिन अब से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना स्टडी करने के लिए बैठते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इससे बायो के लिए ही बात लागू नहीं होती है। चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो आप उस चैप्टर का ओवरव्यू ले ले। मतलब कि एक तरीके से आप उस चैप्टर की मीनिंग समझ लें कि जो चैप्टर, जैसे कि मान लो हमारी ये यूनिट है, यूनिट का नाम क्या रखा है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी इसका नाम आके ऐसे रख देगा। अब जब यूनिट का नाम रखा गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो कुछ ना कुछ सोच के समझ के ही यूनिट का नाम रखा गया है। तो अगर आप इस यूनिट को पढ़ने वाले हो तो सबसे पहला आपका जो काम रहता है वो यही रहेगा कि ये जो इसका नाम है, इस यूनिट का नाम यही क्यों रखा गया है। क्योंकि अगर आपको उस क्यों का आंसर मिल गया तो आप ये जान जाओगे कि आप इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हो। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के का ही मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, डाइवर्सिटी का मतलब हो जाएगा आपका कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में, अभी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज वहां पर पाई जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारा ये कोई एरिया, यहाँ पे हमने अपना ये कोई एरिया ले लिया है, और ये यहाँ पे ये हमारा कोई एरिया है। इस एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है। कितनी स्पीसीज यहाँ पे प्लांट की है, कितनी स्पीसीज यहाँ पे एनिमल्स की पाई जा रही है, कितनी स्पीसीज यहाँ पे आपको माइक्रोब्स की है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, वही उसकी क्या कहलाई जाएगी, डाइवर्सिटी कहलाई जाएगी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि हम यहाँ पे अपने लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर आप ये चीज़ सीखने वाले हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इट मीन जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये यूनिट जो है, आप इसमें 4 चैप्टर पढ़ते हो, और 4 के 4 चैप्टर में आप अपने अर्थ में पाए जाने वाली डाइवर्सिटी के बारे में अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से ये चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। तो ये बात होगी हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मूव करते अपने, अब चैप्टर यहाँ से हो जाता है आपका स्टार्ट। अब आप सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आपका काम क्या होगा, सिर्फ पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाओगे और इतनी
ही चीज आपको नोट करने के लिए लगे। देखो वैसे तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि वो मैं नोट नहीं कर पाई, नोट्स मतलब कि मैंने उसको लिखा नहीं, लेकिन मैं उस चीज को बोल रही हूँ और आपको लग रहा है कि चीज इंपॉर्टेंट है, आप शायद हो सकता है कि उस चीज को भूल सकते हो, तो वो आप साथ के साथ लिखते जाएंगे। बाकी जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं A1 टाइप की गोल्ड नोट्स हैं मैं आपके, इन नोट्स को लेने के बाद आपको कहीं और से कोई नोट्स बनाने की जरूरत, आपके एनसीईआरटी को पूरा यहाँ पे फॉलो किया गया है, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपका यहाँ पे ला के रख दिया गया। तो नोट्स की तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट। आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम हो जाता है द लिविंग वर्ड। मीन्स हम यहाँ पे अपने लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप जब अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देखते हो तो आपको ये वाला पेज देखने है। यहाँ पे इन साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। इस पेज को आपको बिल्कुल भी में नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमारा जो 2025 में जो आपका नीट का एग्जाम हुआ है, इसी पेज से आपके नीट क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर, इवन आपके जितने भी चैप्टर में आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, अब आप उस चीज को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। अब इस पैरे से अगर हम इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप अपने याद रखिए, आपके क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? अर्नेस्ट मेयर। इसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाएगा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th, मतलब कि इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। हो सकता है आपने अभी डार्विन के बारे में ना पढ़ा हो, आप डार्विन के बारे में ना जानते हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब जैसे ही 12th क्लास में आते हो, हमारा एक चैप्टर आता है इवोल्यूशन। उस इवोल्यूशन में आप डार्विन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डार्विन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि डार्विन ने जो अपना फंक्शन किया था, जो अपना वर्क किया था, वो किस में किया था? इवोल्यूशन में के जो हमारा इवोल्यूशनरी फील्ड होता है उसमें किया था, जिसमें बहुत अच्छा वर्क किया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन उपाधि दी जाती है। और उसी चीज को देखते हुए अर्नेस्ट मेयर, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने इवोल्यूशन के फील्ड में वर्क किया था, इस वजह से अर्नेस्ट मेयर को भी 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्नेस्ट मेयर क्या वर्क किया था, अर्नेस्ट मेयर ने एक्सप्लेन किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चैप्टर में आप स्पीसीज पढ़ेंगे भी डिटेल में, और अब से पहले कहीं ना कहीं आपने स्पीसीज टर्म से वाकिफ हुए भी होंगे, नहीं हुए तो पढ़ लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज टर्म है, फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि स्पीसीज जो टर्म है, इसके बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? अर्नेस्ट मेयर साहब ने ही बताया था। उसके बाद अर्नेस्ट मेयर, इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये क्या बोलते हैं कि अर्नेस्ट मेयर को क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट मेयर को बायोलॉजी के फील्ड में 3 क्या बोलते हैं मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हीं 3 मेडल्स की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम हम देते हैं ट्रिपल ऑफ बायो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। सबसे पहले हमने क्या बोला है कि अर्नेस्ट मेयर को क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था स्पीसीज के बारे में, और अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि उनको 3 मेडल्स किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर हो जाता है दोस्तों स्टार्ट। सबसे पहले आप इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं लिविंग वर्ड। अब आपके पास जो एनसीईआरटी होगी वो न्यू एनसीईआरटी होगी। न्यू एनसीईआरटी से ये टॉपिक कट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर से इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। मेरे पढ़ाने का रीज़न ये है कि दोस्तों अगर आपने इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी वीक रहेगी। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपकी बायोलॉजी का बेस बनाता है। छोटा सा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक नहीं। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। तो उस चीज़ को, ताकि आपको कोई लॉस ना हो, आपके पास जितनी नॉलेज जाए वो 100% जाए, उसमें कोई भी बेईमानी ना हो, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे कर दिया गया है। तो हम पहले इस टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं।
लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड क्या है? यहाँ पे ये जो लिविंग वर्ड है ना, ये आपके एनसीईआरटी में है दोस्तों, सॉरी माफ कर दीजिएगा। इससे नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी है व्हाट इज लिविंग, वो एनसीईआरटी से कट हुआ है, ये वाला आपके एनसीईआरटी में है। जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैरे में ही आपको इसके बारे में किया गया। अभी अब से 1 मिनट पहले जो मैंने बात बोली है वो बात आपकी अप्लाई होती है आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, ना कि इस पे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? वो वर्ल्ड जहाँ पे आपकी लिविंग थिंग्स पाई जाती है। जिस एरिया में, एरिया क्या, हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात यहाँ पे करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? द वाइड रेंज ऑफ लिविंग लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कि हमारे लिविंग वर्ल्ड का जो रेंज है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब कि आपका बहुत ही बड़ा है। हर जगह आपको क्या देखने को मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, इट मीन्स जहाँ पर आप रहने की सोच भी नहीं सकते, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। हम जिस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते, सरवाइव करना तो दूर की बात है, जहां पर हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहां पर रह सकते हैं, हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, ऐसी जगह पर भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। मिल सकता क्या? मिलता है। उसी को हमने क्या बोला है? लिविंग वर्ल्ड बोला है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कौन से इलाके हैं जहाँ जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स जिनका टेम्परेचर माइनस में रहता है, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ कितना रहेगा? माइनस में रहता है, वहां पर भी आपको क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट, वे जंगल जहाँ पे सन रेज, सूर्य की किरण तक नहीं आती है, वहां पर भी आपको क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाता है। ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग जहाँ का जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी आपको क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे अर्थ पर हर एक जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके फर्स्ट पैरे का थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके इस चैप्टर के कुछ 3 टॉपिक हो जाते हैं। इस चैप्टर में आप जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं वो है व्हाट इज लिविंग। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो अभी हमने यहाँ पर अपने यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, उसी को आपको इस हेडिंग में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपकी थर्ड टॉपिक जो आपका रह जाएगा टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो इस चैप्टर में दोस्तों ये आपकी किट है जिनको आप फुल डिटेल में यहाँ पे सीखने वाले। पढ़ते तो आप हर जगह हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप इसको सीखेंगे और क्लास में ही आप इसको याद करके भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज लिविंग। क्या हम इसको बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझिए, देखो हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। हेडिंग क्या है आपकी? व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, किसको हम लिविंग बोलते हैं? जैसे कि मैं हूँ, मैं लिविंग हूँ। अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये नहीं है, हम इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, लेकिन मैंने खुद को क्या बोला है? लिविंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ मैं। तो मैं अपने आप को किस बेस पे, किस वजह से मैंने अपने आप को लिविंग बोला है? वे कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैंने लिविंग अपने आप को कंसीडर किया है? याद कीजिए, आपने लाइफ प्रोसेस 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आप सबसे पहले लिविंग के बारे में पढ़ते हो। वहां पे आपने कुछ प्रॉपर्टी ली थी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सारी आपने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी। वो ही चीज अब हम यहाँ पे हम अपने बायोलॉजी टर्म में कौन कौन सी चीजों को ऐड करते हैं, किन बातों के आधार पे हम किसी भी थिंग्स को लिविंग या नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे कौन से करेक्टर है जिनके आधार पे आप किसी को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। मैं लिविंग हूँ, ये बोर्ड नॉन लिविंग है,
क्यों ये नॉन लिविंग है, क्यों मैं लिविंग हूँ, वो चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो। अब इस कैरेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ कैरेक्टर है जिनके आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अब उन कैरेक्टर को भी हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक हो जाएगी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान से समझ, क्या बोला है मैंने कि लिविंग के जो कैरेक्टर है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक हो गया आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आगे बढ़ने से पहले आप इन दोनों टर्म की मीनिंग समझ लो, अगर आप इन्हीं को नहीं समझ पाओगे तो आप अपने टॉपिक्स भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन दोनों टर्म के आप मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी लिविंग में पाई जा रही है, लेकिन एक को हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया, एक को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर किया। इन दोनों का क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होती है जिनके आधार पे हम सिर्फ उनको ये नहीं बोल सकते कि जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है वो लिविंग है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का हमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। समझ रहे हो आप? इसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आपकी दो प्रॉपर्टी आती है, एक तो ग्रोथ आएगा, एक आपका आएगा रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई थिंग्स ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग है, क्योंकि इसका हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। सेकंड बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम ये बोल दें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ही वो आपका लिविंग है, सिर्फ हम ग्रोथ के आधार पे या सिर्फ हम रिप्रोडक्शन के आधार पे किसी को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। रीजन भी क्योंकि इनके हमें देखने को मिलते हैं आपके एक्सेप्शन, और जिस चीज का हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है हम सिर्फ उसी आधार पे, उसके आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग कंसीडर नहीं करते। ये दो प्रॉपर्टी जो है लिविंग में पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी, लेकिन सिर्फ इनके आधार पे हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, वो सॉरी तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये आपके पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ इन्हीं के आधार पर हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपकी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। डिफाइनिंग डेफिनेशन मतलब कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को ही मिलेगी। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग है तो उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे कि यहाँ पे हम तीन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और एक आपका आ जाएगा कंसिस्टेंस। तो जैसे हमने बात की है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल के थ्रू बनना है, वो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिनका आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग हो जाएगा में प्रॉपर्टी जिनके आपको क्या है एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, उनको हमने क्या बोला है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और जिनका आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है वो आपकी हो जाएगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो होप सो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। इतना आ गया तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। तो यहाँ से आपके दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो हमने 5 प्रॉपर्टी की बात की है, अब हम उनको सबसे पहले उन्हीं 5 प्रॉपर्टी को एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अपना चैप्टर को नेक्स्ट पढ़ें। तो आपकी जो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आ जाती है वो आ जाती है ग्रोथ। आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी क्या आ रही है ग्रोथ, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे भाई बच्चों। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ग्रोथ को हम बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रोथ क्या है आपका ट्विन
करेक्टरिस्टिक शो करती है। मतलब कि ग्रोथ आपकी दो तरीके से होगी। वो दो तरीके से किस तरीके से कि इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल थ्रू सेल डिवीजन। कि अगर किसी में ग्रोथ हो रही है, ये लाइन क्या समझाना चाह रही है आपको कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ किस तरीके से, उसमें इंक्रीजमेंट होगा, वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एक तो नंबर बढ़ेगा, एक बढ़ेगा मास। किसका? सेल का। सेल के थ्रू हमें ग्रोथ हो रही है और सेल आपकी दो तरीके से ग्रोथ करती है। सेल का क्या तो नंबर बढ़ेगा या सेल का आपका मास बढ़ेगा। इस तरीके और किसके थ्रू बढ़ता है? सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ता है। ये आपके ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ अगर हम देखें यहाँ पे प्लांट्स में, जो प्लांट्स है लिविंग है, प्लांट्स ग्रोथ किस तरीके से शो करते हैं? तो प्लांट्स में दोस्तों जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो ग्रोथ चलती है वो उन पूरे लाइफ स्पैन में चलती है। जैसे ही प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, वो आपका प्लांट बन चुका है, तो अब जब तक वो जिंदा होगा उसमें लाइफ टाइम तक क्या होगा? ग्रोथ होती रहती है, वो बढ़ता रहता है। किसकी वजह से? क्योंकि प्लांट के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसी टिश्यू की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या होती है? लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा हिलेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, प्लांट का कैसे ग्रोथ होती है? अगर प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ करता तो प्लांट जो है वे तो आसमान को छू जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसको इतना ज़्यादा आपको अपने प्रेशर नहीं लेना है। एनसीईआरटी आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करती है प्लांट ग्रोथ कर रहा है, और आपकी क्या है कुछ टाइम के बाद उसका जो लेंथ है बहुत बढ़ जाती है। अब कुछ टाइम के बाद उसमें ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुक चुकी है, ग्रोथ उसमें रुक रही है, कंटिन्यू चल रही है, सॉरी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तक जहां उसकी जो लेंथ है वो मीटर में बढ़ रही थी, कुछ टाइम के बाद वो आपकी सेंटीमीटर में हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे क्लियरली ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्लांट जब तक जिएगा, जब तक उसमें लाइफ रहेगी, वो हमेशा क्या करता रहेगा? ग्रोथ करता रहेगा। फर्क सिर्फ ये है कि एक टाइम में वो आपका मीटर में ग्रोथ करता है, कुछ टाइम बाद वो आपका मीटर से हटके सेंटीमीटर में आ जाता है, जिसको हम अपनी आईज से एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट अगर हम ग्रोथ की बात करें एनिमल्स में, एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो किस टाइप की ग्रोथ है? तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी अप टू सर्टेन एज तक ही चलती है। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक लिमिट समय तक ही चलेगी, मतलब कि लिमिट है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही चलती है, उसके बाद एनिमल्स के अंदर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। यहाँ पे हमने ले लिया अपना प्यारा सा फिट। अब उसके बाद मूव करते हैं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं ग्रोथ, ग्रोथ जो होगी दोस्तों आपकी दो टाइप की होगी, इंट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। ग्रोथ आर टू टाइप, इंट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। ये क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ है तो हम इंटरनल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, जो कि आपके हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रेंसिक ग्रोथ जो है ये आपको हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ चलती है वो कौन सी होगी? आपकी इंट्रेंसिक ग्रोथ होगी। यही अगर हम बात करते हैं एक्सट्रेंसिक ग्रोथ की, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकते हैं। अब ये जो ग्रोथ होती है किस तरीके से ग्रोथ होगी? सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। एक्सटर्नल जो ग्रोथ होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ आई है आपको देखने को मिलती है नॉन लिविंग में। ये ग्रोथ आपको किस में है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में ग्रोथ होगी वो किस तरीके से होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनके सरफेस पे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल ले रखा है वो है माउंटेन्स एंड सैंड माउंट्स।
अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास एक माउंटेन, ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया। अब माउंटेन की होगी सरफेस, अब कुछ सालों तक लगातार इसके सरफेस क्या है, आपके मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे, इकट्ठा हो रहे हैं, जो धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह है वो लगातार कई सालों तक इस पे क्या होते जा रहे हैं, इसकी सरफेस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। मतलब कि पहले ये जो माउंटेन था इसकी हाइट ये थी, माउंटेन की हाइट ये थी, लेकिन रेत मिट्टी कंकड़ वगैरह से एक्यूमुलेशन होके इस माउंटेन की जो हाइट है वो कितनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज़ को आप बाहर से ऊपर से उस पर कुछ चीज़ डालोगे तो उसकी हाइट तो बढ़नी है। तो इस माउंटेन की पहले हाइट इतनी थी, लेकिन अब इस माउंटेन की जो हाइट है वो क्या हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो कि इसकी जो हाइट है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पहले इसकी हाइट ये इतनी थी, अब इसकी हाइट ये इतनी हो चुकी है। ये क्या है, माउंटेन, नॉन थिंग्स है, नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी इसमें क्या देखने को मिल रही है, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे एनसीईआरटी बताती है कि आपकी ग्रोथ दो टाइप की, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो ग्रोथ जो आपकी इंटरनल बॉडी में चलती है, किस तरीके से कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, अब ऐसे समझिए, अगर आप अपने आप को, दूसरों को छोड़िए, अपने आप को अगर आप कंपेयर करो, याद कीजिए 10 साल पहले आपकी हाइट भी कम थी, आपका वेट भी कम था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपका वेट भी बढ़ रहा है, आपकी हाइट भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल है वे क्या कर रही है, वे ग्रोथ कर रही है, सेल डिवाइड करके उनका मास बढ़ रहा है, सेल का आपका जो क्या बोल सकते हैं साइज है वो बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो कौन सी पाई जाती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। यही अगर हम बात करें नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में आपकी ग्रोथ कौन सी होगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमने ग्रोथ एक करेक्टर लिया, लेकिन ये वो करेक्टर जो लिविंग में है, बिल्कुल है, लेकिन लिविंग के साथ साथ में ये हमको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इसका क्या मिल चुका है, यहाँ पे हमें इसका मिल चुका है एक्सेप्शन, और इसी वजह से हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी चीज में ग्रोथ हो रही है तो ही वो लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ चुका है तो हम अपना नेक्स्ट हो, अब वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमें इसका एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन यही अगर हम बात करें जो हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो उसके सेल का साइज और सेल के नंबर से ये बढ़ने से होगी। ऐसा नहीं कि बॉडी पे मेरे कुछ बाहर से इसमें धूल वगैरह आके इकट्ठा होती रहेगी और मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, वो ग्रोथ नहीं होगी। मेरी ग्रोथ कब होगी, जब मेरी सेल्स डिवाइड करके सेल का नंबर बढ़ाए और सेल का साइज बढ़ाए। तो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वही आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर बात करते हैं हम जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, उनमें किस तरीके की ग्रोथ होती है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है सेम इवेंट। क्या कहना चाह रही है यहाँ पे समझे, आपको अमीबा के बारे में पता है, अमीबा को जानते हो आप, ये हमारा क्या है, अमीबा। दोस्तों हमारा क्या हो गया, अमीबा। अब इस अमीबा ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसने क्या कर लिया, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया। ये पेरेंट अमीबा था, इसने अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया है। अब ये जो प्रोसेस हुई है इसको ही हम इसका ग्रोथ बोलते हैं, यही इसका क्या है, रिप्रोडक्शन है। मतलब कि हमारे अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यही इनका ग्रोथ है, यही इनका रिप्रोडक्शन है, ये अलग अलग नहीं होता है, ये सेम होगा,
ये अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है और जो उसका रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, मतलब कि डिफरेंट इवेंट है। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे अर्थ पे जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारा साइज बढ़ रहा है, सॉरी हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारी लेंथ बढ़ रही है, ये हमारी क्या होगी, ग्रोथ। लेकिन जब हम एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देंगे वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाया जाएगा। तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग देखते हैं, ना कि सेम। वहीं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में यही इसकी ग्रोथ है और यही दोस्तों इसका रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में समझाया जा रहा है, समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक हो जाते हैं दोस्तों कंप्लीट। इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक देख लिए, एक तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब वो आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, यहाँ से पता चल जाएगा इन 2 टॉपिक्स के। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन लिए, देखिएगा कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। जो ग्रोथ है, ग्रोथ के कौन कौन से कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए, आप बताएंगे। ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा इंक्रीज इन लेंथ, और ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। याद कीजिए अभी हमने क्या बताया था, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है कि जब सेल क्या तो आपकी किस में बढ़ रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा हो या सेल का साइज बढ़ रहा हो, वही यहाँ पे चीज है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। समझ में आया? आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय। जो आपके यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो केवल एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनमें जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, सेल के इलोंगेशन से, सेल के डिवीजन से, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, या नन ऑफ दिस। अभी हमने अमीबा के बारे में बात की थी। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, किस तरीके से ग्रोथ कर रहा था, सेल डिवाइड करके, पेरेंट सेल था, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना ली। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेल डिवीजन। जितने भी हमारे अर्थ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स also grow but they are not considered as living organism because they grow by। ये जितने भी आपके माउंट्स हो गए, ये आपके सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, देखना आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर इनर सरफेस। क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, किस वजह से, उनके इनर सरफेस में एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल का। द डिवीजन ऑफ देयर पार्टिकल के जो आपका नॉन लिविंग है, एग्जाम्पल माउंटेन्स, वो ग्रोथ कर रहा है, उसके जो पार्टिकल है में ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। अभी हमने बात की थी कि जो आपका माउंटेन है, उस माउंटेन की सरफेस पे क्या होता है, आपके एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का। कौन सी सरफेस पे, आउटर सरफेस, ना कि इनर सरफेस। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का, कहाँ पे होगा, उनकी आउटर सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स में ग्रोथ जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, 4 स्टेटमेंट दिए। प्लांट्स की ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नंबर
एक ही बात करते। ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाय सेल डिवीजन। कि प्लांट क्या बोल रही कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली चलती है थ्रू आउट उनके लाइफ स्पैन, किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही देखने को मिलते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ग्रोथ अकर बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर अपर सरफेस। प्लांट से कुछ चीजें आके इकट्ठा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, इस वजह से उनमें ग्रोथ हो रही है, नहीं। ग्रोथ अकर ओनली सीन इन सर्टेन एज। क्यों? उनमें जो ग्रोथ है वो आपको एक सर्टेन एज तक ही देखने को मिलती है। एंड आई थिंक लाइन जो है आपकी हुई है, लेकिन ये भी आपके जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये है कि जो आपके प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस चलती है आपके लाइफ स्पैन किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक हो जाता है दोस्तों समाप्त। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी क्लासमेट के साथ भी इसको अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और टेंशन फ्री हो जाइएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। आपका जितने भी आपके एनसीईआरटी में भी चैप्टर है सबको यहाँ पे हम कराने वाले हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके बेस्ट नोट होगी, गोल्ड नोट्स होंगे, आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। गुरुदेव सर जी।